और एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलसर से आज आपका हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले जो वीडियो में है वो दुर्खीम और मैक्स वेबर से संबंधित कुछ टॉपिक्स पे बात की थी। सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, दुर्खीम का धर्म का सिद्धांत, मैक्स वेबर का धर्म का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया। आज हम इस वीडियो में मैक्स वेबर के नौकरशाही तंत्र से संबंधित जो विचार हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम चलते हैं मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही तंत्र से संबंधित विचार। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी प्राचीन समय में से ही समाज में नौकरशाही विद्यमान रही है। इसके स्वरूप अलग अलग अवश्य रहे हैं। मौर्य साम्राज्य, प्राचीन मिस्र, रोम, चीन, एशिया आदि में नौकरशाही ये कहा गया कि वंशानुक्रमण पर आधारित होती थी, जिसमें अधिकारियों की कानूनी और आर्थिक सुरक्षा नहीं पाई जाती थी। 19वीं शताब्दी के बाद में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो समय आया उसमें उद्योगों में नौकरशाही को शामिल किया गया। प्रारंभ में नौकरशाही के सरकार से जुड़ी हुई थी, परंतु वर्तमान में सभी क्षेत्रों में नौकरशाही का प्रभुत्व है वो दिखाई देता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया, क्योंकि आधुनिक समाजों की गतिविधियां और व्यवहार नौकरशाही द्वारा ही निर्धारित होते हैं। अतः इन्हें समझने के लिए किसी न किसी प्रकार के अधिकारी तंत्र की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक है। नौकरशाही तार्किक सामाजिक क्रिया पर आधारित एक संगठन है। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ के रूप में यदि हम देखें तो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है ब्यूरोक्रेसी, वो फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरोक्रेसी से मिलकर के बना हुआ है। और इसमें जो ब्यूरो है उसका अर्थ मेज या डेस्क और क्रेसी का अर्थ शासन है, यानी मेज या डेस्क का प्रशासन। नौकरशाही तंत्र या नौकरशाही का अर्थ अधिकारियों का शासन। परिभाषा हम देखें तो इसके दो पक्ष दिखाई देते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष है और दूसरा प्रकार्यात्मक पक्ष है। संरचनात्मक पक्ष के ऊपर जिन विचारकों ने विचार रखे उसमें हम देखें कि कोजर और रोजनबर्ग ने लिखा है कि नौकरशाही जो है वो एक प्रकार के पद सोपानात्मक संगठन है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर शासकीय कार्य चलाने के लिए व्यक्तियों के कार्यों को तर्क संगत ढंग से समन्वित करना होता है। यानी यहाँ पे कोजर और रोजनबर्ग ने एक पद सोपानात्मक संगठन के रूप में संरचनात्मक पक्ष को प्रस्तुत करते हुए नौकरशाही की परिभाषा है वो दी है। इसी तरीके से हम पीटर ब्लाउ के विचार देखें, जो भी संरचनात्मक पक्ष को स्पष्ट करते हैं कि कोई भी ऐसा संगठन जो बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को क्रमबद्ध चलाने के लिए व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता हो तो वह नौकरशाही कहलाता है। तो इसमें प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए जो संगठन है उसके रूप में नौकरशाही के संरचनात्मक पक्ष को परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्ल फ्रेडरिक की परिभाषा में यदि हम देखें तो नौकरशाही लोगों के पद सोपानात्मक कार्यों का विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है,
जिन्हें विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी यहाँ भी जो पद सोपानात्मक संगठन, जो विशेषीकरण और उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है, जिसमें विशेष प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, इस प्रकार का संगठन नौकरशाही को रूप में परिभाषित किया गया है। अब हम इसका संरचनात्मक पक्ष परिभाषाओं के रूप में देखें तो ब्लाउ और मेयर ने लिखा है कि नौकरशाही संगठन में विशेषीकरण, सत्ता के पद सोपान की व्यवस्था, नियमों की व्यवस्था और व्यक्तित्व नामक विशेषताएं हैं वो पाई जाती है। अव्यक्तिकता नामक विशेषताएं हैं वो विद्यमान दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये पद की व्यवस्था, नियमों की व्यवस्था और अव्यक्तिकता जो संगठन में विशेषीकरण के रूप में इसके प्रकार्यात्मक पक्ष को प्रकट करता है। मैक्स वेबर के द्वारा जो लिखा गया नौकरशाही के लिए, उन्होंने कोई स्पष्ट परिभाषा तो नहीं दी, लेकिन विशेषताओं के आधार पर नौकरशाही को स्पष्ट किया कि नौकरशाही तार्किक और विवेकशील नियमों पर आधारित है। इसमें अधिकार, सत्ता, दायित्वों में संस्तरण पाया जाता है, जिसके द्वारा किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक या अन्य संगठन के उद्देश्यों को अधिकतम रूप में प्राप्त किया जाता है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी वेबर ने इसमें ये कहा गया कि सभी प्रकार के जो इसमें विशेषताएं, लक्षण रखे नौकरशाही के, उसमें तर्क, विवेक, सत्ता, दायित्व, संस्तरण और संगठनात्मक रूप में इसे परिभाषित किया, जिसमें लोगों के कार्यों के बीच में समन्वय करना बताया गया, जिसका उद्देश्य, तो ये इसके प्रकार्यात्मक पक्ष को स्पष्ट करता है। इस प्रकार से नौकरशाही, जिसमें ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर जो संगठन के रूप में विशेष कार्य किए जाते हैं, वो कार्यों को स्पष्ट नौकरशाही के रूप में परिभाषित हम कर सकते हैं। नौकरशाही की क्या विशेषता है, नौकरशाही में किस प्रकार से कार्य होता है, इसके ऊपर यदि हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता हमें नजर आएगी कि विशिष्ट कार्य क्षेत्र निश्चित नियमों द्वारा निर्धारित होता है। नौकरशाही तंत्र में कार्य का क्षेत्र, दैनिक कार्यों का विभाजन निश्चित नियमानुसार होता है। कार्य सही ढंग से पूर्ण हो, इसके लिए नियमित रूप से क्रियाकलापों का विभाजन निश्चित ढंग से कर दिया जाता है। सत्ता का वितरण स्थायी तरीके से किया जाता है। व्यवस्था की निरंतरता और नियमितता के लिए योग्य व्यक्तियों को नौकरी पे रखा जाता है। इस प्रकार से विशिष्ट कार्य क्षेत्र नियमों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। दूसरी विशेषता के रूप में हमें दिखाई देता है कार्यालय संस्तरण व्यवस्था, अर्थात नौकरशाही में कर्मचारियों और अधिकारियों की सत्ता के अंदर एक सोपानात्मक क्रम पाया जाता है। सोपान का मतलब उच्चता और निम्नता का क्रम दिखाई देता है, जिसके तहत उच्च अधिकारी के अधीन निम्न कर्मचारी काम करते हैं। कार्यालयों में भी एक संस्तरण की व्यवस्था होती है। कुछ कार्यालय ऊपर के स्तर पे होते हैं और कुछ कार्यालय उसके अधीन नीचे के स्तर पे होते हैं। जो आदेशों का प्रसारण है वो उच्च कार्यालयों से निम्न कार्यालयों को होता है। तो इस प्रकार से कार्यालय संस्तरण की व्यवस्था दिखाई देती है, एक कार्यालय में भी और विभिन्न कार्यालयों के बीच भी। तीसरी विशेषता के रूप में हम देखें तो नौकरशाही है, उसमें लिखित प्रलेख के माध्यम से कार्य होते हैं। इन कार्यों का विवरण संचालन फाइल या लिखित दस्तावेज से किया जाता है। इसे संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्लर्क या फाइल कीपर नियुक्त होते हैं, जो इनका रख रखाव करते हैं। चौथे बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि कर्मचारियों को कार्य करने के लिए निश्चित प्रशिक्षण दिया जाता है। नौकरशाही में जिन भी अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, उनको विशेष रूप से उन कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इनके कार्यों में विशेषीकरण देखा जा सकता है, दिखाई देता है।
अधिकारियों की सुविधाएं और सीमाएं कार्य करने की अवस्था नौकरशाही का एक आवश्यक लक्षण है। नौकरशाही में बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य करना पड़ता है। उनकी कार्य की अवधि निश्चित होती है, परंतु कार्य अधिक होने पर उन्हें अतिरिक्त समय देकर भी पूर्ण करना होता है। अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं और संपत्ति प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग वे नियमानुसार कर सकते हैं। नियमबद्ध तरीके से वे अपनी सुविधाओं का और जो कार्य करने की सीमाएं हैं उनका उपयोग वे लोग करते हैं। कार्यालय प्रबंध व्यवस्था। कार्यालय का प्रबंध किसी विशिष्ट निश्चित नियमों के अनुसार होता है, जिन्हें सीखा जाता है। नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी इन नियमों के ज्ञाता होते हैं, जिनके आधार पर संपूर्ण कार्यालय के संचालन की व्यवस्था है जो चलती है। इसके अतिरिक्त देखें तो हम तकनीकी श्रेष्ठता देखी जा सकती है। नौकरशाही तंत्र में अन्य संगठनों की अपेक्षा तकनीकी रूप से श्रेष्ठ होते हैं। इसमें लिखित दस्तावेज की निरंतरता, विशेषीकरण, तार्किकता और सार्वभौमिकता और के जैसे तत्व हैं और पद सोपान की व्यवस्था, ये ऐसे तत्व हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये कहा गया कि इनके आधार पर जो भी कार्य होते हैं वो तकनीकी ढंग से श्रेष्ठ प्रकार के होते हैं। विशेषज्ञों द्वारा प्रशासन नौकरशाही का एक आवश्यक लक्षण है। नौकरशाही तंत्र में प्रशासन का कार्य दक्ष व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का प्रशासन पर कोई असर नहीं होता। अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय न करके वैचारिक नियमानुसार ही निर्णय करते हैं। व्यक्ति की नियुक्ति विशेषज्ञता के ऊपर आधारित होती है। उनकी शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता के द्वारा निर्धारित होता है कि उन्हें किस प्रकार का कार्य है वो दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो प्रशासन का कार्य है विशेषज्ञता के आधार पर होता है। अव्यक्तिकता नौकरशाही का एक लक्षण है, यानी जो कार्य है वो अव्यक्तिक नियमों के आधार पर विश्वसनीय और सुविचारित ढंग से किए जाते हैं। इसमें व्यक्ति विशेष का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। सभी व्यक्ति अव्यक्तिक ढंग से कार्यों को पूर्ण करते हैं। दीर्घकालीन व्यवसाय नौकरशाही का एक आवश्यक लक्षण है, यानी ये जो कार्य हैं वो दीर्घकालीन होते हैं, अर्थात ये लंबे समय के लिए होते हैं। प्रत्येक कर्मचारी का व्यवसाय काफ़ी बड़े अवधि के लिए होता है। निश्चित अवधि के बाद उसको सेवानिवृत्त करके पेंशन दी जाती है, परंतु निलंबित किए जाने या अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में अल्प कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्थिति में उस व्यवसाय की अवधि कम भी हो सकती है। नौकरशाही तंत्र का एक लक्षण अविनाशीता भी बताया जाता है, क्योंकि इस तंत्र का जो स्थायी और अविनाशी स्वरूप है वो देखा जा सकता है। इसमें जो विभिन्न व्यक्ति है अपने साथियों के साथ संबद्ध रहते हुए इस ढंग से कार्य करते हैं कि नौकरशाही जो है वो उसकी क्रियाशीलता लगातार बनी रहती है। इस प्रकार से नौकरशाही अविनाशी प्रकृति की होती है। प्रशासन के साधनों का केंद्रीकरण देखा जा सकता है नौकरशाही में। नौकरशाही तंत्र में प्रशासकीय साधन किसी विशेष संगठन में केंद्रीकृत होते हैं, जैसे सरकार, सेना, विश्वविद्यालय जैसे संगठन में साधनों का केंद्रीकरण देखा जा सकता है। संगठन का आकार बढ़ जाने पर उसका जो कार्यभार है वो अन्य सत्ताधिकारियों को सौंप दिया जाता है। आवश्यक साधनों का भी वितरण है वो किया जाता है। उसके जो संगठक जो अन्य कार्यालय हैं उनकी उत्पत्ति है वो हो जाती है। और नौकरशाही तंत्र में कर्मचारियों की विशेष स्थिति है वो पाई जाती है। वे अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अधिकारी कार्यालय का कार्य अधिकारी का व्यवसाय होता है। कार्यालय में नियुक्त होने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी पड़ती है, प्रशिक्षण लेना होता है। उन्हें आर्थिक सुरक्षा के बदले ईमानदारी के साथ अपना प्रबंध करना होता है कार्य का।
उनकी विशिष्ट स्थिति निम्न बिंदुओं के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि एक तो साधारण जनता की अपेक्षा उन्हें प्रतिष्ठा अधिक मिलती है। निम्न श्रेणियों की नियुक्ति उस उच्च श्रेणी के अधिकारियों के द्वारा होती है, परंतु आवश्यक परीक्षा पास करने पर निम्न श्रेणियों के कर्मचारी उच्च पद पर नियुक्त हो सकते हैं। नियुक्ति का आधार तकनीकी योग्यता है। कर्मचारियों की भविष्य निधि, वृद्धावस्था पेंशन द्वारा आर्थिक सुरक्षा की जाती है। प्राय सभी कार्यालयों की नियुक्तियां स्थायी होती है और एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण की व्यवस्था भी होती है। कार्य संपादन के लिए आवश्यक कानूनी सुरक्षा है वो दी जाती है। प्राय 1 माह बाद निश्चित राशि के रूप में वेतन दिया जाता है। निम्न पद और वेतन से अपनी योग्यता के आधार पर उच्च पद और वेतन के ऊपर पदोन्नति प्राप्त करने की व्यवस्था होती है। कार्यों की नियमित वेतन, पदोन्नति और वेतन वृद्धि द्वारा उसको पुरस्कृत किया जाता है। अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों का सामंजस्य एवं विरोध करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी उनके खिलाफ की जाती है। इस प्रकार से नौकरशाही तंत्र में अधिकारी या कर्मचारियों की विशेष स्थिति देखी जा सकती है। धन्यवाद।